17 सवाल हीरो टू सुपर हीरो सीट के पूरे हो चुके हैं बच्चों। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। आपको बोला है मीन प्रोपोर्शन निकालना है और थर्ड प्रोपोर्शन, यही बोला है क्या? नहीं, अच्छा वो अलग क्वेश्चन था। अब कह रहा है ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं सच दैट दिस दिस दिस, इनका रेशियो 34 61 45 है। पॉइंट बी माइनस ए सी माइनस बी और सी माइनस ए। देखो बच्चों, ये सवाल जो है ये किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं कि हम ए बी और सी की कुछ वैल्यूज माने जो यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करती हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप ट्राई करें और वैल्यूज हिट हो जाएं, मतलब सेटिस्फाई कर दें। तो हो सकता है ये 34 है, 34 किन दो स्क्वायर का जोड़ है? 25 9 34 होता है, तो 5 और 3 के स्क्वायर का जोड़ है कहीं ना कहीं। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर होगा, तो फिर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 9 9 प्लस 52 हो जाएगा। 52 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है 3 का स्क्वायर हो और ये 5 का स्क्वायर हो। ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 61 हो गया क्या? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 45। इसका मतलब बात बन गई, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ए बी सी की वैल्यूज 3 5 और 6 सेटिस्फाई कर गई, और यही वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। बी कितना है बच्चों? 5, ए कितना है? 3, रेशियो। सी कितना है? बी कितना है? रेशियो। सी कितना है? बी कितना? ए कितना है? 3। 5 में से 3 गया, 6 में से 5 गया, 6 में से 3 गया, तो 1 3 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है जी, बात क्लियर है। और बेसिक तरीका कैसे हो सकता है, ये तो मैंने आपको जल्द वाली है ना ट्रिक वाला तरीका बता दिया है। कोई और बेसिक तरीके पे जाना चाहे तो क्या हो सकता है बेसिक तरीका? कंपैरिजन कैसे करेंगे? ओके, या तो हम के मान सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम 34 के मान सकते हैं बच्चों? है ना, 34 के 61 के 45 के। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 61 के, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 45 के। अब मुझे बताओ इनका जोड़ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 140 के। यहां से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोले तो 70 के। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर प्लस 61 के बराबर क्या आ गया? 70 के। यानी ए स्क्वायर कितना आ गया? 9 के। बात क्लियर है? आ गया जी। उसके बाद में इसी तरह से आप क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 45 के। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 70 के माइनस 45 के, तो बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 25 के। उसके बाद में आपको चाहिए क्या? ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, आपको चाहिए सी स्क्वायर। सी स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 34 के माइनस करोगे 70 के में से कितना आ गया? 36 के। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अब हमें चाहिए ए बी सी, चाहिए कि नहीं ए बी सी? अब यहां से आपका ए कितना आएगा बताओ? 3 रूट के। बात क्लियर है? यहां से आपका बी कितना आएगा? 5 रूट के। सी कितना आएगा? 6 रूट के। अब देखो ये रेशियो है ना, तो रूट के कॉमन आके सब में कट जाना है ना जी। तो b माइनस ए, बी में से जब a घटाओगे आप तो 5 में से 3 गया 2 रूट के, ये कितना हो जाएगा? 2
रूट के रेशियो सी माइनस बी करोगे तो सी में से बी घटाओगे तो 6 में से 5 गया, रूट के रेशियो सी में से ए घटाओगे, सी में से ए घटाओगे 6 में से 3 गया, 3 रूट के। अब रूट के क्या हो गया, कट गया, तो 2 1 3 आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही बेसिक तरीका है, बहुत ही लंबा तरीका है, के को मान के करना पड़ेगा। हम क्यों ही मानेंगे, हमें तरीका आता है, हम ट्राई करते हैं कि एबीसी की क्या वैल्यूज हो सकती है। बात क्लियर है बच्चों, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। आप बिना के माने, अगर आपको हिट एंड ट्रायल से बात नहीं बन रही है तो आप के मत माने, खाली डायरेक्ट ऐसे लिख दें, इसको 70 ही लिख लें, है ना जी। कि आपको पता है जो भी इसके साथ आएगा वो कॉमन आके कट जाना है, चाहे रूट के आए, चाहे के आए, चाहे एक्स आए, रूट एक्स आए, एक्स स्क्वायर आए, कुछ भी आए, वो कॉमन आके कट ही जाना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, खाली इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 34, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को 61, सी स्क्वायर ए स्क्वायर को 65 मान के तीनों का जोड़ करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकलेगा, उसमें से माइनस करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और वहां से एबीसी आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। बट आपको ऐसे क्वेश्चन में पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। आप ट्राई करें, कोई छोटी छोटी वैल्यूज, 2 स्क्वायरों का जोड़ आप देखें कहाँ पे 34 होता है, कहाँ पे 61 होता है, 25 36 61 होता है, ये हमेशा याद रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में रहेंगी तो क्लिक करेंगी कि यार किन्हीं 2 स्क्वायर का जोड़ 61 दे रखा है तो 25 और 36 ही होगा, 5 का और 6 का स्क्वायर होगा। बात क्लियर है। तो ये 27 8 35, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, कई बार क्यूब का जोड़ है ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 तो ट्राई करो, शाबाश, खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। और 4:11 आओ बच्चों देखते हैं, शाबाश। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ा करो हमेशा, अगर सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो समस्या होगी, है ना। सवाल कहना क्या चाहता है, 11:4 देखते हैं क्या आता है। चिड़िया की आंख पे ध्यान नहीं रखते। आपको कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज रिस्पेक्टिवली 1:2। आप सभी को पता है कि हमारी जो धरती है वो गोल है, पता है। बचपन में तो हमें कोई कह दे गोल है, हमें ऐसा गुस्सा आता था, क्या पढ़ा रहे हैं, गोल है, गोल कहाँ है, धरती हमें तो गोल कहीं दिख नहीं रही है। जमीन गोल दिखती है क्या, हमें नहीं दिखती है। बट एक्चुअल में जब हम एक वाइड रेंज में जाएंगे, हम ऐसे मान के चलें कि धरती हमारे सामने है पूरी की पूरी, तो स्पेस में आपको धरती एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी या एक अंडे की आकार की नजर आएगी, है ना। वैसे स्फेरिकल नहीं, थोड़ी इलिप्टिकल शेप की होती है ना, अंडाकार शेप की होती है, बट मान लेते हैं कि चलो स्फेरिकल शेप है। तो एक फुटबॉल मान लो बेसिकली। अब कोई कहे, बचपन में तो कोई कहता था कि हम फुटबॉल की शेप है धरती और उसके ऊपर बैठे हैं, तो यार कैसा आदमी है, फुटबॉल के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, बिल्डिंग तो गिर जाएगी, गिरेगी नहीं गिरेगी, बट वो इतना बड़ा आकार है उस फुटबॉल का कि ये छोटा सा जो एरिया है ये हमें फ्लैट दिखाई देता है ना। जब फुटबॉल इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसके ऊपर वो एरिया क्या होगा, हल्का सा फ्लैट, वैसे तो यूं यूं करके है बट वो एरिया हमें बिल्कुल फ्लैट दिखाई देने लगता है। बात क्लियर है बच्चों। तो क्या है कि अपनी जो धरती को अगर हम 2 भागों में बांटें तो 2 भाग, मेजरली जो 2 भाग आते हैं वो एक आता है पानी
और एक आती है भूमि, लैंड एंड वाटर। अब मैं बचपन में था तो मुझे लगता था, लोग कहते थे कि पानी पानी है, ऐसी जगह है जो पानी पानी है उसको समुद्र बोलते हैं। मैंने कहा ऐसा कहाँ पॉसिबल है। मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे गांव में एक जोड़ है, एक तालाब है छोटा सा, ऐसा पॉसिबल कहाँ है कि पानी पानी हो, पानी गहरा भी हो। कह रहे इतना गहरा पानी होता है। मैं कहा यार कैसी बात करते हैं ये लोग। बट फिर जब गए, मुंबई गया, गोवा गया, तो वहां जाके पता चला कि यस है पानी होता है भाई। और जब पानी में गए ना, वो लेके गए, कौन सी होती है उसको क्या करते हैं, वो नीचे लेके जाते हैं, स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग के लिए वो गोवा से है ना 20 से 1 घंटे दूर बोट में लेके जाते हैं। तो बोट में जाते टाइम तो पता नहीं चलता, क्योंकि स्कूबा डाइविंग करनी है, थोड़ा सा है ना ऐसा बंदा रहता है। आते टाइम वो रात हो जाती है, तो तब लगता है कि भाई हम कितना दूर आ गए हैं। और वो बोट ऐसे चल रही होती है, मेरे को लगता है कि यार पूरा समुद्र कुछ नहीं, काला ही काला दिखाई दे रहा होता है। तो पानी होता है वो गंद होता है, पानी क्या होता है, बिल्कुल काला पानी है। फौज साहब को तो पता ही है, नेवी में रहे हैं, साल्ट वाटर है बिल्कुल। आप पानी को मुंह में ले नहीं सकते, एक घूंट पानी चला गया तो लूज मोशन हो जाएंगे, उल्टी फेंक के मारोगे, बुरा हाल हो जाएगा। तो वो छोटी सी वो बोट थी, तो पानी आके पड़े भाई। मैंने तो हैंकी मान लिया, मैं कहा भाई पानी नहीं जाना चाहिए मुंह के अंदर, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और इतने सारे जीव जंतु पता नहीं क्या, और बिल्कुल ऐसा लगता है ना, हमें फोटो में तो लगता है ये फिल्टर विल्टर मार के गोवा जाते हैं, फिल्टर मारते हैं, वो जो काला पानी है उसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है, उसको मालदीव जैसा पानी दिखाते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप जाओगे तो बहुत ही गंदा पानी होता है ना। गोवा के कुछ कुछ बीचेज हैं जो अभी भी थोड़े बहुत साफ पानी वाले हैं, नहीं तो बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदी स्थिति है। मुंबई के पास भी आप जाते हो तो आपको लगेगा कि यार कितना पानी है, बहुत बहुत गंद पानी है। तो बच्चों पूरा पानी पानी है ना। धरती जो है अपनी 2 भागों में बटी हुई है, एक जहाँ पे पानी ही पानी है, और बीच बीच में हो सकता है कहीं पे छोटा मोटा क्या हो, टापू हो, जहाँ पे थोड़ी जमीन हो, है ना, या फिर जैसे हम जिस जगह पे हैं अभी वो भी एक जमीनी एरिया है, ठीक है। तो अगर पूरी धरती एक फुटबॉल की तरह मान लूँ और उसमें कहीं पानी कहीं धरती है, तो ये कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमि और जल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। अब जल ज्यादा है, ये भी चौंकाने वाली बात है ना कि पूरी पृथ्वी पर जल जो है वो 70% के आसपास है। अब कौन विश्वास कर लेगा। 62 है तो 72 हो गया ना, 72-28 हो गया। हाँ, तो अब 28% ही ऐसी जगह है जहां पे हम लोग रह सकते हैं, बाकी तो पानी है। विश्वास ही नहीं होता ना कि यार इतना पानी कहाँ होगा, बट एक्चुअल में है। तो आपके पास 1:2 में है। अगर भूमि है 1, एरिया टोटल एरिया 3 है, तो लैंड है 1 और वाटर है 2। ये बात सबको समझ आई। तो मान लिया ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है बच्चों, अर्थ है, और अर्थ पे लैंड और वाटर इसका रेशियो है 1:2। बात क्लियर है। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, लैंड और वाटर रेशियो है 1:2, ठीक है। टोटल अगर 3 मानते हैं, टोटल एरिया 3 मानते हैं, तो 1 है लैंड, 2 है वाटर। इज दैट क्लियर बच्चों। अब आ जाओ, शाबाश। अब इसमें अगर मैं एक बीच में लाइन खींच दूं, पूरा बीच में, तो उसको 2 बराबर भागों में बांट दे। एक फुटबॉल है, बिल्कुल बीच में ऐसे कट मार दूं, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, तरबूज कुछ भी कह लो, ठीक है। या क्रिकेट की बॉल है, टेनिस बॉल आती है ना, टेनिस बॉल के है ना बीच वाला हिस्सा कई बार ऐसे 2 भागों में कट जाता है, होता है ऐसा। तो एक हिस्सा जो ऊपर वाला है उसको बोल देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वो हेमिस्फेयर की टाइप का बन जाता है। गोलार्ध, जब हम 3D पढ़ेंगे तो गोलार्ध के बारे में बताऊंगा। तो वो गोलार्ध बेसिकली क्या है, आपकी जैसे बाउल है, जो कटोरी है, कटोरी अगर पूरी भरी हुई है किसी चीज से, तो वो क्या है, एक तरह से सॉलिड हेमिस्फेयर हो गया, है ना। तो एक जो आपका जैसे तरबूज हो गया, तो उसको जैसे 2 भागों में काटा, एक ऊपर एक नीचे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में आपका पूरी की पूरी धरती को हमने बांट दिया। बात क्लियर है। अब कह रहा है, अच्छा इस लाइन को बोलते क्या है वैसे ज्योग्राफी में, इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड कर रही है ना, इक्वेटर। अब प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे जो लैंड और वाटर का रेशियो है ना, वो दिया इसने 2:3 कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में
लैंड और वाटर का रेशियो 9:3 है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है बच्चों, और ये है साउदर्न हेमिस्फेयर। अब कह रहा है साउदर्न हेमिस्फेयर में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा, या वाटर और लैंड का रेशियो क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। बात क्लियर है बच्चों? अब आओ सवाल पे। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को, बाकी करने में कुछ भी नहीं है, चुटकियों का काम है। आपने देखा ये 1-2 है, ये है पूरी अर्थ का, है ना, और यहाँ पे लैंड और वाटर क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 2:3 हो गया। अब वो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये अर्थ है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब ये एरिया 3 है और ये एरिया 5 है। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? पूरे का एरिया तो 3 है, आधे का एरिया 5 है, क्या बात हजम हो रही है? नहीं हो रही। पूरे का एरिया, पहली बात है नॉर्दर्न का क्या होना चाहिए? डबल। नॉर्दर्न का जितना भी एरिया है, इसका एरिया अगर 5 है तो टोटल का कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, है ना। तो पूरी अर्थ का एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरिया का डबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखो, शाबाश। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसे जब भी आपको डबल ट्रिपल रेशियो कुछ भी करना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या करेंगे? पहले सेम करेंगे, पहले बराबर कर देंगे, फिर जिसको डबल चाहिए वो डबल 2 से गुना कर देंगे। तो सेम करने के लिए क्या चाहिए? इधर 3 है, यहाँ 5 है, इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना, ये कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 10, और ये कितना आ गया? 6 9 15 15 हो गया। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरी धरती का एरिया 15 है और नॉर्दर्न का 15 है, तो पूरी धरती का, पूरी पृथ्वी का एरिया डबल कर देंगे, और ये जब डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10:20, और ये है 6:9। अब ये पूरी धरती पे लैंड है 10 और नॉर्दर्न में लैंड है 6, तो 10 में से 6 गया 4, ये 4 हो गया किसमें? साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो। 20 में से 9 गया 11। अब 4:11 भाग के बच्चा इसका आंसर मारता है। अच्छा, इसके 2 ऑप्शन छुप गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 4:11 मारता है और इसने पूछ क्या लिया? फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड लैंड। बात क्लियर है? जल और भूमि उल्टा पूछ लिया, तो आंसर क्या होगा? 11:4। जो भी सी या डी ऑप्शन आपका है वो आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो कई लोग, कई क्या, ज्यादातर लोग 90% आंसर निकालते हैं बट गलत मारते हैं, क्योंकि पूछा जो है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और इन्हीं को हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। और ये सिली मिस्टेक्स आप पेपर में करते हैं, इससे बचने के लिए मैंने आपको पूरा रामबाण बता रखा है कि आपकी कोई भी वैल्यू निकली है, लास्ट में आपने किसी x की वैल्यू निकाली है, k की वैल्यू निकाली है, किसी रेशियो की वैल्यू निकाली है, आप जरूर देखें कि पूछा क्या है। जो पूछा है अगर आपने वो नहीं लगाया तो फिर तो सारा का सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। और 25 में से ऐसे 2-3 सवाल आपको मिलने के चांसेस रहते हैं कि भाई आपने जो पूछा है आप निकालोगे कुछ और, आपका मन करेगा कि इसको मार के आगे बढ़ूं, ऑप्शन में भी रहेगा। इसलिए हमेशा देखना है कि पूछा क्या है, चिड़िया क्या। चले आगे। ये सवाल सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है ना? कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। डबल से गुना क्यों कर रहे हैं, बराबर क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज का अगर आपको लॉजिक पता है तो आप मार खा ही नहीं सकते, पेपर कैसा भी आ जाए। जिस बच्चे ने रट्टा मारा है, लॉजिक का पता ही नहीं है, बस खाली उसको ये पता है कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2 से गुना करनी है, घटाना है, आंसर आ गया। ये आप मेथड जान रहे हैं कि ये मेथड ऐसे होता है, आप रट्टा मार रहे हैं। वहीं पे आपके पास क्यों का जवाब है कि भाई मैंने ये 3 था, ये 5 था, ये 3 और 5 क्या है, फिर मैंने गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? बराबर होगा। बराबर मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे डबल चाहिए। डबल चाहिए इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डबल क्यों चाहिए? क्योंकि ये 2 बराबर भागों में बटा है ना। ये हर एक चीज का लॉजिक अगर आपके दिमाग में रहता है, क्यों का जवाब आपके दिमाग में रहता है, हो ही नहीं सकता आप मैथ में मार खा जाएंगे। तो पहले जब मैं बच्चा था 7वीं 8वीं क्लास में, मैं रट्टे मारता था। मैं भी ऐसा ही था, मुझे पढ़ने का तरीका नहीं पता था। टीचर्स ऐसे थे जो 2-2 3-3 हज़ार रुपए की सैलरी पे थे। चलो आज मान लो 2,000 रुपये 10,000 रुपये के बराबर हैं, हो सकता है 15,000 के बराबर हैं, लेकिन वही टीचर्स आज 10-15 हज़ार में मिल रहे हैं, क्योंकि जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो टीचर बन रहा है।
भाई जो अपने धक्के खा लिए सारे, फिर उसको लगता है यार मैं क्या करूं, मुझे गुना भाग तो आती ही है, चलो 5वीं तक के बच्चे पढ़ा देता हूँ, 7वीं 8वीं को पढ़ा देता हूँ, 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये। आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, कहीं गाँव में खुले हुए, सब में यही हाल है, उनको नॉलेज ही नहीं है टीचर्स को, और जब नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। अब हम लोगों के साथ भी यही हुआ बचपन में कि हमें बताया नहीं गया, रट्टा मारो, और अगर नंबर नहीं आए, पढ़ नहीं रहे हो, तो ये ले दे धनाधन, तो बस रट्टा मरवा के याद करवाते थे, और कोई वो नहीं था। लॉजिक के पीछे अगर हमें भगाया होता तो शायद आज के बच्चे थोड़े से क्यों ऊपर जा रहे हैं। हमें लगता है कि भाई जो चीज़ हम 30 साल की उम्र में सीखे, वो 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में सीख गए हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो बच्चे जो है उनको रट्टा मरवाया ही नहीं जा रहा है। और आज के टाइम में कंटेंट इतना अच्छा अवेलेबल है, यूट्यूब वगैरह पे आने की वजह से बड़े से बड़ा टीचर जो अनअफोर्डेबल होता था, वो आपके सामने 200-500 रुपए में पढ़ा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं। तो जिस बच्चे को ये है कि नॉलेज लेनी है, तो वो बच्चा नॉलेज ले सकता है। आज के टाइम में शिक्षा का अभाव नहीं है, पढ़ने वाले का अभाव है। इसलिए आप हमेशा बच्चों, जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें, आप हमेशा लॉजिक के पीछे जरूर जाएं कि क्यों कर रहे हैं ये चीज़। इससे आपको और भी फायदे होंगे। देखो, सपोज करो कि अगर मैं नौकरी नहीं लगता, तो मुझे पढ़ाना भी होता, तो मैं एक अच्छा टीचर बनता, क्योंकि मेरे को लॉजिक्स पता थे। चलो मैं अच्छा टीचर भी नहीं बनता, मैं कुछ भी करता, मैं चाय बेचता, मैं कपड़ा बेचता, या मैं कुछ भी, कोई भी काम करता, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम करता, पंखा बनाता, पंखा बेचता, जो भी करता। बट जब मेरे बच्चे होंगे, तो मैं उनको जब मैथ पढ़ाने की बारी आएगी, तो मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मेरे बाप को कुछ नहीं आता है ना। होता है कई बार कि बच्चे को फील होता है कि जब दूसरे का है ना, मम्मी पापा उसको घर से पढ़ा के भेजते हैं, तो उसको लगता है यार मेरे वालों ने तो पढ़ाया नहीं, यार मुझे कुछ आया नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहला जो शिक्षक है बच्चे का कौन है? माँ बाप ही तो है। उसके दादा दादी, उसके पड़ोसी जो उस बच्चे को लेके जाते हैं, खिलाते हैं, वही तो सिखाते हैं सबसे पहले। वो हो सकता है कि आपको पढ़ाई के फॉर्म में भी कुछ ना कुछ सिखाएं। तो इसलिए आपको भी चीज़ों को सीखना है, ताकि आप उस शिक्षा को आगे, है ना, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकें, उनके फायदे के लिए। तो चलो आगे चलते हैं। अब रट्टा नहीं मारना है। रट्टा नहीं मारोगे, आपका देखो बहुत सारे काम बन रहे हैं, आपकी नौकरी लग रही है, आप अच्छे टीचर भी बन पा रहे हैं, आपको नॉलेज हो रही है, आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और रट्टा मारोगे तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और 5वीं बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ने में मजा आने लगता है ना। एक तो होता है कि भाई आप रट्टा मार रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं साला क्या है, रट रहे हैं। और एक है आपको कंसेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ पता है, वो चीज़ क्यों का कारण पता है, तो आपको मजा आएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि धरती ऐसे गोल है, ऐसा पानी है, ऐसा भूमि है, जब किसी टीचर ने बताया तो मेरे को अच्छा, मैं तो बिल्कुल ऐसे मतलब अज्ञानी था। फिर मुझे पता लगा कि नहीं, सिर्फ धरती नहीं है, धरती के पास और प्लैनेट्स हैं। पहले हमने रट्टे मार रखे थे कि सोलर सिस्टम होता है, प्लैनेट होते हैं, पता ही नहीं सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट क्या है, बस रट्टे मार रखे थे। 9 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, ये नाम है इनके, बाद खत्म। और धीरे धीरे जब पता चला, फिर पता लगा नहीं एक सोलर सिस्टम नहीं है, फिर एक गैलेक्सी है, फिर पता लगा ऐसा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। अगर हम बहुत ज्यादा दूर से, भगवान अगर हमें देख रहा है कहीं से, तो उसको हम बिल्कुल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। सोचो हम बिल्कुल पॉइंट्स हैं, टक 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 टक। धरती हमारी एक पॉइंट है। धरती कितनी ज्यादा बड़ी है, यहाँ से अगर हमें चेन्नई जाना हो तो हमें 2 दिन लग जाते हैं, और जब भगवान ऊपर से देख रहा है तो उसको लग रहा है बिल्कुल पॉइंट है, ये दूरी तो कुछ है ही नहीं, है ना। जब आप जहाज में भी चढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो छोटी छोटी ये सड़कें, इतनी पतली पतली सड़कें लगेंगी, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हमेशा जब भी आपका सोचने का, है ना, जो स्कोप रहे, वो हमेशा वाइड रखना। और जिंदगी में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मेरे को लगता है जो आदमी जितनी ज़्यादा वाइड रेंज के साथ सोचता है चीज़ों को, उतना ही लाइफ में कुछ अच्छा कर पाता है। हाँ, कॉन्टेक्ट हाँ, बायनाकुलर में हाँ कितना बड़ा शिप है ना, ये क्या है। बायनोकुलर में जो पॉइंट दिख रहा था, जब आप उसके पास गए तो आपको इतना बड़ा शिप था, है ना। तो ऐसा होता है बिल्कुल। आ जाओ जी। खैर, तो लैंड वाटर आपका पूरा हो गया सिस्टम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल बहुत फेवरेट है, एसएससी का बहुत बार पूछा है, कम से कम 8-10 बार ये सवाल पूछा है एसएससी ने, ठीक है। 4 11 11 4, बच्चों को आंसर भी याद रहता है 4 11।
लैंड वाटर 4-11, 4-11 मारते हैं आगे बढ़ जाते हैं। हाँ वो जने करते हैं रट लो, क्योंकि डेटा सेम ही आता है, यूजुअली डेटा सेम दे रहा है, बट हमें अगर डेटा अलग भी दे देगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल 20 सेकंड में सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यही खाली ये इतना सा खेल करना है। आपको पेपर में ये थोड़ी बनाना है, आपको 1-2 लिखना है, 2-3 लिखना है, गुना करनी है, ये करते ही माइनस करते ही आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 करो, शाबाश। ये आ गया। हाँ जी बच्चों, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3। ठीक है, एक कलर्ड पिक्चर है बच्चों, पिक्चर कैसी भी हो सकती है। अब इसमें जो ब्लू और येलो कलर यूज किया है उसका रेशियो क्या है? 4:3 है। बात क्लियर है? अब कह रहा है कि इन अपर हाफ में ब्लू और येलो का रेशियो क्या है? 2:3 है अपर हाफ में। तो आपको वही पता है, सेम कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर कितना है? 7 और इधर कितना है? 5। 5 की गुना इधर, ये आ गया 5 चौके 20, 5 तिया 15, बाकी 10 की कर दूं डायरेक्ट, 10 चौके 40 और 10 तिया 23, इसकी 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये कितना आ गया आपका? 26 और ये आ गया 9। ये आंसर है। ये पूछा है क्या? ब्लू एंड येलो 26-9। अब मेरी आदत है देखो, क्योंकि मैं पक्का देखता हूँ कि पूछा क्या है, खासकर ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ एक्स निकालना है, रेशियो निकालना है, कुछ भी हो, और ऑप्शन भी देखो दोनों है। अगर एक ऑप्शन हो तो चलो फिर भी ना देखो आप, बट हमेशा ये आदत बना लो तो सिली मिस्टेक्स होगी ही नहीं। जो बच्चा आदत नहीं बनाता है तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। चलें आगे, अब सवाल नंबर 21। हाँ, ऑप्शन देखेंगे और ये भी देखेंगे ब्लू येलो पूछा क्या है। पूछा क्या है? लास्ट लाइन में मिलता है ना क्या पूछा है। देन इन द लोअर हाफ ब्लू वर्सेस येलो इज, अपना ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू येलो आया है। अगर येलो ब्लू पूछता तो आंसर 9:26 होता है कि नहीं? डबल करना है ना मेरे भाई। आपको मैंने क्या बताया, इसको गुना किया इधर, इसको गुना किया इधर, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसका टोटल कितना है? 35। इसका टोटल कितना है? 35। अब ये पूरा भी 35 है और ये आधा भी 35 है, ऐसा हो सकता है क्या? बोल भाई, नहीं हो सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से खाली बराबर होता है, जोड़ बराबर होता है। अभी हमने जोड़ बराबर किया है, लेकिन हमें पता है पूरे का एरिया इस एरिया से डबल होगा, तो 35 का क्या कर देंगे? डबल, 70। ये वाला 70 हो गया, ये 35 है। अब माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और बताओ कोई डाउट? हाँ तो देखना है ना, इसलिए बोला था सवाल ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं आगे, 21 नंबर करो, शाबाश। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 करो बच्चों। 63,608 मील
12 फीमेल 15 बॉयज़ में बांटा जाता है। 4 मेल का हिस्सा 10 बॉयज़ के बराबर है। 2 फीमेल का हिस्सा 3 बॉयज़ के बराबर है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेल। बताओ शाबाश। तीन 3000 आ गया। चलो आओ करते हैं बच्चों। 63,600 को 8 पुरुषों 12 महिलाओं और 15 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के हिस्से के बराबर है। ठीक है, पुरुष हैं, महिला हैं, लड़के हैं, मेल फीमेल बॉयज। बात क्लियर है बच्चों। अब मैंने मान लिया एक मेल का हिस्सा m है और एक फीमेल का हिस्सा f है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं शेयर ऑफ 4 मेल्स। 4 मेल का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4m। भाई एक मेल को अगर m रुपया मिला तो 4 मेल को कितना मिलेगा? 4m। बात क्लियर है। उसके बाद में दिस इज इक्वल टू 10 बॉयज। एक बॉय को b रुपया मिला तो 10 को कितना मिलेगा? 10b। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? मेल रेशियो बॉयज। ये आ जाएगा बच्चों 10-4 बोले तो 5-2। लिख दूं डायरेक्ट 5-2। अब कह रहा है शेयर ऑफ 10 बॉयज। ठीक है, शेयर ऑफ 2 फीमेल इज इक्वल टू शेयर ऑफ 3 बॉयज। 3 बॉयज का हिस्सा किसके बराबर है? 2 महिला के बराबर है। क्योंकि b यहाँ पे है तो मुझे b चाहिए। फिर है, बात क्लियर है बच्चों। आपको पता है कि यहाँ b है तो यहाँ आपको b चाहिए, तो इसलिए मैंने b पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 लड़कों का हिस्सा 2 महिलाओं के हिस्से के बराबर है। तो b और f का रेशियो कितना आ गया? 2:3। अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? MBF कितना आ गया? आपको BB सेम दिख रहा है, BB यहाँ पे है, BB यहाँ पे 2-2 है, तो 5-2-3। बात क्लियर है। ये प्रत्येक का हिस्सा आ गया। ये किसका हिस्सा आया? ईच का, प्रत्येक का। कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बच्चे का और प्रत्येक महिला का ये अनुपात आ गया कि अगर पुरुष को 5 रुपया मिला है तो लड़के को, बॉय को मिला है 2 और महिला को मिला है 3। बात क्लियर है बच्चों। अब आओ आगे। अब कह रहा है कि पैसा बांटा है 63,600। किसके बीच में बांटा है? 8 महिला थी, 8 पुरुष थे, 12 महिला थी और 15 बॉयज थे। तो मेरे को बताओ सबका हिस्सा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? शेयर ऑफ ऑल कैसे निकालता हूं? शेयर ऑफ ईच इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स। सभी लोगों का हिस्सा बराबर एक लोग का हिस्सा गुना में लोगों की संख्या। बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे मेल कितने हैं? 8 है। फीमेल कितनी है? अब बच्चे जल्दबाजी में यहाँ 12 लिख देते हैं, ये इसलिए मिस्टेक हो गई। ये B है तो B के नीचे बताएंगे B कितने हैं? 15। महिला कितनी है?
12। अब ये निकालूंगा, ये आ गया क्या, नंबर आ गया, नंबर ऑफ पर्सन्स। मेरे को निकालना है शेयर ऑफ ऑल। ऑल कितना आ जाएगा, 40, 30, 36। बात क्लियर है? सभी का हिस्सा, सभी का हिस्सा यानी सभी पुरुषों का, सभी महिलाओं का और सभी लड़कों और सभी महिलाओं का। सभी पुरुषों को 40 रुपए मिले हैं, सभी लड़कों को 30 और सभी महिलाओं को 36। सबको अगर जोड़ दें तो कितना आया, 106। ये 106 सबका जोड़ आया और सबका जोड़ आपको दे रखा है, कितना मिला है, 63600। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 600 आ गई ना। आपको कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेल। ईच मेल कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। एक तो ये तरीका हो गया बच्चों, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये तरीका पहले बताओ किसको समझ नहीं आया, बोलो बोलो। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये तरीका समझ नहीं आया हो, दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, मैं बताने को रेडी हूँ। बट आप पूछने के लिए भी रेडी होने चाहिए। नहीं आया तो तुरंत बोलना है, सर बताओ। ऑल गुड, आगे बढ़ो। देखो यहीं पे जो रेशियो बना मेरा मेल फीमेल बॉयज का सबका, क्या ये कट रहा है, कट रहा है। अगर मैं ये काट देता हूँ और इसको इसके बराबर रख देता हूँ तो फिर मैं 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकता। बात क्लियर है? ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये 40 किसकी वजह से आया है, 8 और 5 की गुना की वजह से आया है। तो आप सबका जोड़ इक्वेट कर रहे हो तो 5 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, वही कॉइन्स वाला कंसेप्ट है। अब मैं अगर इसको काट देता हूं, काटने के बाद ये बनेगा क्या, 2 से कटेगा, 20, 15, 18 और ये 18, 15, 33, 53 आ गया। अब 53 की वैल्यू मैं कहूंगा 63,600 आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई 1200। बात क्लियर है बच्चों? अब मैं पहले प्रत्येक पुरुष का हिस्सा निकालने के लिए डायरेक्ट 5 की वैल्यू नहीं निकालूंगा, 5 की वैल्यू तो 6000 आ जाएगी। या तो 6000 निकालो, फिर जिससे काटा था उससे भाग दे दो, फिर एक स्टेप ये बढ़ जाएगा। या फिर आपको कंसेप्ट से चलना है तो आप ऐसे करोगे कि पहले आप वैल्यू निकालोगे किसकी, 20 की। 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 24,000। और ये 24,000 क्या आया, सभी पुरुषों का हिस्सा, शेयर ऑफ ऑल मेल्स। आपको निकालना क्या है, शेयर ऑफ ईच मेल। अब मेल कितने हैं, 8। इस हिस्से को 8 से भाग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, शेयर ऑफ ईच मेल। लेकिन आपको ये कहानी तो करनी नहीं है मेरे भाई, आप इसको करेंगे फिर इसको काटेंगे नहीं, ये बात याद रखेंगे। काटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट 5 की वैल्यू निकालनी है, और 5 की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको काटना नहीं है, क्योंकि 5 8 की गुना होके 40 आया है। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, करो शाबाश, हो गया, आ जाओ।
1200। सबका हो जाना चाहिए था अब तक। हो गया क्या सबका? आ जाओ देखते हैं। शेयर ऑफ 2 मेल्स इज इक्वल टू शेयर ऑफ 3 फीमेल्स। 2 मेल का हिस्सा 3 फीमेल के हिस्से के बराबर है, यानी मेल और फीमेल का हिस्सा आ गया बच्चों 3:2। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बोलता है शेयर ऑफ 1 मेल इज इक्वल टू शेयर ऑफ 5 बॉयज। अब यहाँ पे मेल मेल कॉमन है तो एफ एम लिख लूँ यहाँ पे, एफ एम 2:3, और यहाँ पे m रेशियो b 5:1। एफ एम बी कितना आ गया बच्चों? मेल फीमेल बॉय 10 15 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मेल हैं और 8 फीमेल हैं और 12 बॉयज हैं। सबका हिस्सा 80 90 36 170 206 हो गया। 206 की टोटल वैल्यू दे रखी है 41200, कटने वाला है 200 आ गया। कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेल। ईच मेल का हिस्सा कितना है? 15 15 15 दूनी 30, 3000। बात क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा सी डी वो आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट? आसान था? हाँ भाई अनुज, कोई डाउट? पुरुष एम है, प्रत्येक का 15 है। एक की वैल्यू 200 है, 15 की वैल्यू निकाल दो। बोल, कोई डाउट? ये सभी पुरुषों का हिस्सा है 90। 6 पुरुष थे, 15 छिक्का 90 सबका, ये प्रत्येक का है, एक का है, शेयर ऑफ ईच मेल। बात क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23।
हो गया क्या? 23,680 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 8 मेल 10 फीमेल 12 बॉयज के बीच में इस प्रकार। शेयर ऑफ ईच मेल इज 25% मोर देन ईच फीमेल। मैंने आपको बताया है क्या मानना है, किसको 100 मानना है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, शेयर ऑफ ईच मेल इज 25% मोर देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। देन किससे? दैट ऑफ ईच फीमेल। आप फीमेल का हिस्सा क्या मान लेंगे? तो मेल का कितना हो जाएगा? ये कितना आ गया? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा महिला की तुलना में 25% अधिक है। जिसकी तुलना में, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको 100 मान लेते। बात क्लियर है? या फिर मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में एक और कंसेप्ट बताऊंगा कि 25% होता है 25/100, यानी 1/, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। नीचे लिखा है किसको? 4 को। 4 महिला का हिस्सा है, पुरुष का हिस्सा 1 ज्यादा है, 5 हो। 5/4, ठीक है। शेयर ऑफ ईच फीमेल इज 25% मोर देन ईच बॉय, तो बॉय का 100 मान लिया, ये 5/4 हो गया। अब यहां से मेल फीमेल और बॉय का हिस्सा आ गया 25, 20, 16। कोई डाउट नहीं? ईच का है बिल्कुल। ये एम और एफ क्या है? ईच, प्रत्येक का हिस्सा। एम और एफ है, एफ और बी है, ठीक है। तो ये प्रत्येक के हिस्से का अनुपात आ गया। लोग कितने हैं? 8 मेल हैं, 10 फीमेल हैं, 12 बॉयज हैं। 25/8 200, 200, 16, 12, 192, ठीक है। 160 और 32 कर लो, 16 दाएं 160, 16 दूनी 32, 192। अब मुझे बताओ टोटल कितना आ गया? 592। इसकी वैल्यू है 23680। अब क्या आप 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे? आप इधर यूनिट डिजिट देखेंगे, 2 चौके 8, 500 चौके 2000, एक की वैल्यू 40 आ गई। आपको कह शेयर ऑफ ईच फीमेल, फीमेल कितना है? 20, 800। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? आसान था है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 24। हो गया ना सबका? करो। है? कौन पूछ रहा है? क्या करेगा? अभी तो लोग ढेर हो चुके हैं भाई। क्या आया?
करवाऊं क्या? बात बन नहीं रही है, आ जाओ। हाँ ऑल मेल फीमेल बॉयज कितना हिस्सा है? 18, 15, 20 है ना बच्चों, सबका। फिर ईच का दे रखा है, प्रत्येक का कितना है? 6, 3, 5। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स, बिल्कुल सही बात है। कितने आ जाएंगे? 3, 5, 4। आपको पता है सभी पुरुषों को 18 रुपया मिला, एक को 6 मिला, तो पुरुष कितने हैं? 3। 18/6 करोगे ना, शेयर ऑफ ऑल अपॉन शेयर ऑफ ईच बराबर नंबर ऑफ पर्सन। ये बात मैंने आपको सिखाई हुई है ना, जीरो टू हीरो में अच्छे से सिखाई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना मेरे भाइयों, टोटल लोग कितने हैं? 48। 3 और 5, 8 और 4, 12 की वैल्यू 48, एक की वैल्यू यहाँ किससे गुना होगा? क्या आपको कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी, है ना। जीरो टू हीरो की है तो तकलीफ नहीं होगी, नहीं किए तो हो सकती है। शेयर ऑफ ऑल ये क्या है? 21,200। सबका हिस्सा तो है, सबके हिस्सों का जोड़ है, सारे पुरुष, सारी महिलाओं, सारे लड़कों, सबका मिला के ये हिस्सा 21,200। तो मुझे बताओ 18, 15, 33 और 20 कितना हो गया? 53 की वैल्यू है 21,200, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। अब मुझे बताओ इसके साथ मैं किसकी गुना करूंगा? इधर 400 से गुना है, इधर 4 से गुना है, इसको किससे गुना करूंगा? 100 से। इसको इससे भाग, इनको इससे भाग कर रहा हूं, इसको इससे कर रहा हूं, इसको इससे कर रहा हूं, तो इसको इससे करूंगा, तो 400/100 आना चाहिए। बात क्लियर है बच्चों? 100 से गुना। क्या पूछा है? शेयर ऑफ ईच मेल का हिस्सा कितना है? 6 × 100। ईच मेल, ईच फीमेल पूछता, ईच बॉय पूछता, जो पूछता बता देते, क्या ही तकलीफ होती। बात क्लियर है बच्चों? आसान था। देखो कंसेप्ट वही है, घुमा फिरा के कभी किसी का रेशियो देगा, कभी किसी का रेशियो देगा, कोई वैल्यू देगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप उड़ा देंगे। बहुत जल्दी में होने वाले सवाल हैं, और ये तरीका आप अपनाएंगे। ऐसा नहीं है अलग अलग हिस्सा निकाल रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो सब ये सब मैंने आपको अलग अलग करके तो बेसिक कंसेप्ट बताया था जीरो टू हीरो में। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे नहीं करना है, अपने को ऐसे करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। बात क्लियर है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 करो, शाबाश। सवाल नंबर 25 उड़ा दो। बारह सौ आ गया क्या? आसान था बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? इनके तो हालत खस्ता कर दी भाई।
पाकिस्तानियों की करेंगे और किसकी करेंगे? होने के चांस तो है। चलो आ जाओ। 43,000 is distributed among 45% which includes male female children. all का हिस्सा, all क्या है? मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है। 12, 15, 16 ईच का हिस्सा 6, 5, 4। नंबर ऑफ पर्सन्स 2, 3, 4। क्या क्या दिया है आपको? आपको दिया है 9 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 5, टोटल दिया है 43 की वैल्यू 43,000, 1 की वैल्यू 1000, ये क्या आ गया? 200 ईच मेल। 6 दूनी, बात क्लियर है? देखो कंसेप्ट पता हो, थोड़ी बहुत 2-4 सवालों की प्रैक्टिस हो तो पेपर में आपका खाली पेन चलता है, आपको दिक्कत ही नहीं होती है। अब दिक्कत कब होती है? जब बच्चे को पता ही नहीं है कि करना कैसे है। सवाल देखा और फिर ये सोच रहा है कि मैं करूं कैसे। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्लास में आपने बढ़िया तरह से समझाओ, फिर उसके बाद में आपने लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस की हो, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की हो, फिर जब पेपर आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सवाल कैसे करना है। आपको खाली पेन चलाना है कि ऐसे से करना है। सब कुछ पता था ना अपने को कि ऑल है, ईच है, नंबर ऑफ पर्सन है, किससे गुना हो रहा है ये देखना है। गुना करते ही आंसर आ गया। क्या हंस रहा है? कहते इतना ही तो करना है ना, ये हो गया तो बात ही बन जाएगी। बस ये था मेरे साथ, भगवान की दया से ऐसा हो जाता था। मेंस में दोनों बार 100 क्वेश्चन थे। भाई प्री का तो मान के नहीं चलता, प्री तो था ही आसान, ऐसा लगता था कुछ था ही नहीं। असली तो पता मेंस में लगता था, जब 100 क्वेश्चन होते थे और आपको 2 घंटे मिलते थे और बिल्कुल फ्लो आपको बना के रखना है, आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। और मेरे दोनों मेंस में ऐसा हुआ कि 70-70, 80-80 क्वेश्चन मेरे पहले ही अटेम्प्ट में होते चले गए। मतलब मैं रुका ही नहीं, पहला सवाल आया करा और पेन अपने आप चलता गया, मेरे को सोचना नहीं पड़ा कहीं भी। दूसरा, तीसरा, पांचवा, सारे आए 70-80 सवाल सारे। हर बार ऐसा लगा कि 200 में से 200 है इस बार, बट फिर भी 80s में मार्क्स आए दोनों बार। बट फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, भगवान की दया से संतुष्ट था मैं तो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 2016 वाले में था 184.5 और 19 वाले में था 186.5 है। तब मेंस में जीएस नहीं था, मेंस में मैथ और इंग्लिश दो ही था। 700 में से कट ऑफ लगती थी। हाँ, टोटल फाइनल कट ऑफ 700 में से, तो ठीक था। इंग्लिश में भी सही था। इंग्लिश में 16 वाले में तब इंग्लिश का लेवल भी अच्छा आता था। 18-19 सीजीएल से थोड़ा लेवल कम कर दिया, 18 सीजीएल से। 17 सीजीएल की भी इंग्लिश अच्छी थी और 16 की भी अच्छी थी। 15 तब तो आती थी। 16 में मेरे 162 के आसपास थे इंग्लिश में 200 में से, और 19 वाले में थे 187.5 200 में से। तो पेपर का लेवल भी आसान था। और मेरे जो गलत हुए ना, उसमें देखो किस्मत ऐसी थी, जो मेरे 8-10 सवाल गलत हुए, मेरे को सारे पता थे। आते ही मेरे को ये था कि भाई इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हैं। उन दोनों में से मैंने आते ही जिसका भी आंसर पूछा ना, सारे गलत मिले। तो मेरा इतना लो कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा नंबर 180 से कम आएगा। तब ऐसा था कि अगर 180 से ही कम आ गया फिर तो गया काम से। बट भगवान की दया से जितने मैंने सोचे थे कि ये गलत हैं, बस उतने ही गलत मिले, बाकी सारे के सारे सही मिले। तो मेरे नंबर इंग्लिश में भी अच्छे आ गए थे। तो ये सारा खेल मेरे को लगता है कि पहला खेल तो है, पहला स्टेप है प्रैक्टिस का। जब बच्चा मेरे पास आता है मेंटरशिप के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि भाई तेरी है ना क्लास में प्रॉब्लम रही है, जब बेसिक वीक है तो सबसे पहला काम क्लास से स्टार्ट होगा। उसको क्लास अच्छे से करनी पड़ेगी। जब उसने क्लास अच्छे से कर ली है, फिर उसको नोट्स की रिवीजन करनी पड़ेगी, प्लस बुक करनी पड़ेगी PYQ। जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, फिर उसको मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे और बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। जो PYQs आए हुए हैं सारे के सारे उठा के उनको सोल्व करना पड़ेगा। और इतना कर लिया तो फिर पेपर में अपने आप हाथ चलता जाएगा, फिर नहीं रुकोगे। और ये सब करने के लिए 1 साल का समय चाहिए ना। हाँ, yes, I sacrificed only, yes.
उस टाइम में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, होली उनमें से एक था। हाँ, तो वो किए हैं, तो वो आपको भी करने पड़ेंगे, है ना, तभी तो वो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। मेरे को फीवर था फिर भी मैं पढ़ता था, कोई बात नहीं यार, फीवर है, कोशिश करेंगे, दवाई वगैरह लेके जैसे भी करके, है ना। आई हैव टू स्टडी। मेरा दिन में जब मैं सोऊंगा तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरा 6-8 घंटा आउटपुट निकला है। मैं बीमार था फिर भी मैंने 5-7 घंटे पढ़ाई की है। बिल्कुल ही शरीर जवाब दे गया है, कुछ उठ भी नहीं पा रहे हो, सब ऐसा हो रखा है, सब अलग बात है। नहीं तो जब तक मैं अपनी बॉडी के साथ धक्का कर लेता था, जब तक मेरे को लगता था कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पहली बार थोड़ा सा सर दर्द, चल छोड़ो यार आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया कि चलो छोड़ो यार, मतलब हार नहीं मानी बेसिकली। जैसे आप हार मानना स्टार्ट कर दोगे तो वहीं पे समस्याएं हैं, जैसे आप लड़ना स्टार्ट कर दोगे आपके लिए प्रोग्रेस है। चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, और ये सब आप रिवाइज करके आना, आगे के क्वेश्चंस करके आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।